हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिजवान अहमद अंसारी। मैं आज आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में एक टॉपिक लेकर के आया हूं, लॉगरिथम। लॉगरिथम देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगरिथम, है ना। इसको हिंदी में हम लोग लघुगणक भी कहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप हिंदी में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन सा लेक्चर है ना। वीडियो जो है हो सकता है हिंदी माध्यम के छात्र, इंग्लिश माध्यम के छात्र दोनों ही देख रहे होंगे, तो उन्हें भी ये चीज़ें क्लियर होती चले कि लॉगरिथम क्या है ना। सॉरी, मतलब इसका हिंदी क्या है, ये चीज़ के लिए तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हिसाब बताते चलूँ आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे चलते हैं, लॉगरिथम है क्या। देखिए, सबसे पहला मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ कि लॉगरिथम में हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लॉग कहते हैं। सिंपली ये लोग नहीं है, लॉग है। क्लियर है। आखिर सर ये इंपॉर्टेंट है क्या? बच्चों का सबसे पहले ये सवाल आता है कि सर ये इंपॉर्टेंट है क्या। तो मेरा ये जवाब होता है कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो नीट का बच्चा हो या आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन करने वाला एस्पिरेंट हो, ये दोनों के लिए बहुत जरूरी है। नीट वालों के लिए ये एक्चुअली फिजिक्स में भी यूज होता है और ज्यादातर ये लॉगरिथम जो है केमिस्ट्री में यूज होता है। फिजिकल केमिस्ट्री जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें यूज होता है वो लॉग जिसका बेस 10 होता है या बेस ई होता है, उसी का कन्वर्जन उनको पढ़ना होता है। फिर उसमें लॉग के प्रॉपर्टीज पे भी सवाल आता है, ये भी ध्यान देने वाली बात होती है। तो नीट वाले बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। अब रही बात आईआईटी जेईई वालों के लिए, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि जो हम चैप्टर, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पहले उसका किसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये जानना जरूरी होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। एक होता है ना कि हम इस दुनिया में आए तो क्यों आए हैं, भगवान ने हमें, अल्लाह ने पैदा किया है तो क्यों पैदा किया, कुछ तो स्पेशलिटी होगी अपने अंदर, और हर इंसान के अंदर अलग स्पेशलिटी होती है। ठीक उसी तरह सिमिलर वे में लॉगरिथम की भी एक अपनी एक अलग स्पेशलिटी है। क्लियर है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये जानना जरूरी है, कहां पढ़ना है ये जरूरी है। तो मैं आपको बताया कि नीट के लिए, नीट एस्पिरेंट के लिए भी बहुत जरूरी है, और आईआईटी जेईई वालों के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह से रिलेटेड बातें जो हैं वो भी जरूरी है। इसकी प्रॉपर्टीज जरूरी है। इसको हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, जो कि कैलकुलस में या कोऑर्डिनेट के कुछ प्रॉब्लम्स में, अलजेब्रा में खासतौर से ये सब यूज किया जाता है। ये है लॉगरिथम में कहां, लॉगरिथम की प्रॉब्लम कहां मिलेगी वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, सर लॉग है क्या, लॉग कैसे निकालते हैं, लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, लॉग का बिहेवियर नेचर कैसा होता है, इंक्रीजिंग नेचर का होता है, डिक्रीजिंग नेचर का होता है, सर ये किस टाइप का बिहेव रखता है, लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, इसके बेस पे कंडीशन जब हम लगाते हैं तो ग्राफ कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, कहां इनफाइनाइटली जाएगा, ये एक एक पॉइंट्स को आज मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। जहां भी अगर आपको समझ में ना आए वीडियो, वहां पॉज करें, 10 सेकंड 20 सेकंड, जहां से आपको नहीं समझ में फिर से देखें, फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर यहां एक बार बताएं। क्लियर है बेटा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लॉगरिथम, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम। ठीक है दोस्त, देखो लॉगरिथम के पहले मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट समझते हो बेटा? एक्सपोनेंट को हम लोग ऐसे घात कहते हैं हिंदी में। एक्सपोनेंट का मतलब यह है कि जब भी अगर हम कोई नंबर लेते हैं, आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। जब भी अगर मैं कोई नंबर लूंगा, जैसे मान लिया कि नंबर 2 लिया, 2 टू द पावर 3, बिल्कुल बेसिक तरह से बता रहा आपको, तो 2 टू द पावर 3 का सेंस ये होता है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं ऐसा कर दूं 3 टू द पावर 2, इसका मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में डिफरेंस होता है। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं ऐसे कर दूं 4 की पावर 3 कर दूं, 4 टू द पावर 3, इसका मतलब यह है बेटा 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अगर मैं कर दूं 5 टू द पावर 4, इसका मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। इन सिमिलर वे वी कैन से दैट इफ देयर इज a टू द पावर m, देन वी कैन राइट a इंटू a इंटू a इंटू डॉट 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 m टाइम्स, m टाइम्स। इट मीन्स इफ a टू द पावर m, देन a को m बार मल्टीप्लाई करना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा मैथमेटिक्स है जो आप 4th 5वीं क्लास में पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट वगैरह के बारे में। क्लियर है। ध्यान देना है, एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई करना होता है, जोड़ना नहीं होता है। मैं ये लेक्चर बार बार कर रहा हूं
नीट और जेई दोनों बच्चों के लिए बना रहा हूं, ताकि जैसे जेई वाले बच्चे कहते हैं अरे यार ये क्या शुरू कर दिए है ना, ये तो मतलब हमें मालूम ही था। ठीक है आपको मालूम था, लेकिन वो भी बच्चे इससे सीख सकते हैं जिन्हें नहीं मालूम था। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और सीखें इस चीज को। तो बोलोगे कि सर एक्सपोनेंट आप क्यों बता रहे हो? बताना तो आपको लॉग था, बता आप एक्सपोनेंट रहे हो। तो देखो दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के इनवर्स होती हैं, जैसे धरती और आकाश दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। जब अगर पूछा जाता है कि धरती का उल्टा, तो हम लोग पाताल नहीं कहते, आकाश कहते हैं। अरे बात समझ में? तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मर्द औरत, लड़का लड़की, किताब कॉपी, एक दूसरे के इनवर्स जैसे लगते हैं। ठीक उसी तरह इसी तर्ज पे अगर मैं बोलूं तो लॉग एक्सपोनेंट, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल, ये चीज ध्यान में रखी जाती है। इसलिए मैंने पहले क्या किया, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट बताया कि एक्सपोनेंट है क्या। अब मैं आपको बताने वाला हूं लॉग क्या है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको बताऊं तो दोस्त ऐसे लिखेंगे लॉग, यहां मैं अगर 8 लिख दूं, यहां 2 लिख दूं, ऐसा। तो लिखने का तरीका यह होता है कि जब ये लॉग के सामने जो नंबर लिखा रहता है रियल नंबर, इसको हम लोग आर्गुमेंट कह देते हैं, आर्गुमेंट कह देते हैं, यानी ये लॉग का आर्गुमेंट है। और ये जो पूंछ में लगा है, यानी जो नीचे के तरफ लगा है, जी के जो पैर में लगा हुआ है, इसको हम लोग बेटा बेस कह देते हैं। क्या बोलेंगे? बेस। क्लियर है? इस चीज को पढ़ते कैसे हैं? बहुत सारी चीजें पढ़ने से क्लियर होती है, एक बात ध्यान में रखना। बोलना, कोई सेंटेंस लिखना अलग चीज है, बोलना बहुत बड़ी चीज है। आपको इसका भी मिसाल मैं पेश कर रहा हूं। जैसे होता है क्या है कि घर में आप गए, मम्मी ने पूछा बेटा खाना खाओगे, तो आप 2 वर्ड बोलते हैं। देखिए वो क्या बोलते हैं, ऐसा, ये देखिए यहां पे। आप अभी सोचेंगे कि सर आप ये फालतू की बात क्यों कर रहे हैं? जरूरी है बेटा, क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं होता है, ये मेरा मानना है। शिक्षा का मतलब होता है सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं, बल्कि हमें किसी से बोलने का तरीका, बात करने का लहजा, रेस्पेक्ट, समाज में हेल्पिंग नेचर, हर एक चीज होनी चाहिए आपके लिए। तो बोलने का तरीका आपको आना चाहिए। जैसे मम्मी ने पूछा बेटा खाना खाओगे, तो आप इसी वर्ड को 2 तरीका से बोलेंगे, एक में पॉजिटिविटी नजर आएगी, एक में निगेटिविटी नजर आएगी। जैसे पूछा बेटा खाना खाओगे, आप बोलोगे नहीं खाऊंगा, इसका मतलब क्या पता चला? खाना नहीं खाएगा। अब देखो इसी को क्या बोल रहा है, नहीं खाऊंगा, इससे क्या पता चला? पॉजिटिविटी की, नहीं मैं जरूर खाऊंगा। तो ठीक उसी तरीके से लॉगरिथम में बोलने भी हमें आना चाहिए कि हम कैसे बोल रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। तो इसको बोलते हैं बेटा लॉगरिथम ऑफ 8 टू दी बेस 2। इसको बोलने का यह तरीका है। इसको क्या पढ़ेंगे? लॉगरिथम ऑफ 8 टू दी बेस 2, या इसको कहते हैं लॉग ऑफ 8 बेस 2, यानी 8 का लॉगरिथम निकालना है, लॉग निकालना है जब बेस 2 हो तब। तो इसकी वैल्यू सर कितनी होगी, ये मुझे जाननी है। तो आप एक बात बताओ, मैं आपको अभी सीधा चलना सिखाया, अब आपको उल्टा चलने आना है। देखिए जो सीधा चलता है बोर्ड हो गया, उल्टा चलने आ गया तो कंपटीशन हो गया, बस इतना ही ध्यान में रखना। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये बोर्ड में आता है, लेकिन कंपटीशन में सीरीज जैसा सवाल दे देता है और तब वो पैटर्न फॉलो करता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy रहता है। तो क्या होगा फॉर्मूला? तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो उल्टा आना चाहिए, सीधा तो आना जरूरी है ही, उल्टा भी आना चाहिए। इसीलिए कंपटीशन में जब बच्चे कंपटीशन के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, तो उनके मेंटोर, उनके जो गुरु होते हैं, वो दोनों तरीके का तीर चलाना सिखाते हैं, सीधा भी चलना, उल्टा भी चलना। यहां देखिए इस चीज के लिए वही काम है। अभी मैं आपको क्या पूछा था? 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है बेटा? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 8। तो मैं पूछूंगा 2 टू द पावर 3 कितना होगा, तो बोलेंगे 8। अब मेरा सवाल यह है कि 8 अगर मैं लिख दूं यहां पे और बोलूंगा कि यहां 2 लिख के बॉक्स बना दूं और बोलूंगा कि इस बॉक्स में कौन सा नंबर फिट करें ताकि ये सही हो जाए, तो आप बोलेंगे सर 3 फिट कर दीजिए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे ये बात समझ में? यानी इस बेस के एक्सपोनेंट में कितना डाल दें ताकि आर्गुमेंट के इक्वल हो जाए, वही हमारा इस लॉग का वैल्यू होगा। तो आ गई इसकी वैल्यू 3। बस सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, यही है लॉग। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप बोलोगे सर इतना सस्ता एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, फिर टिकाऊ नहीं होगा। बिल्कुल ये सस्ता भी और टिकाऊ भी है, ठीक है। अक्सर ब्रांडेड चीजें अच्छी हो जरूरी नहीं है,
कभी कभी लोकल चीजें भी बहुत ज्यादा काम करती हैं। यहां बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप सीधा बेस क्या है 4, 4 के एक्सपोनेंट में कितना लेंगे कि आर्गुमेंट हो जाए 2 ले लेंगे, यानी 4 की पावर में 2 लेंगे तो 16 हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, मुझे सर दूसरा एक और एग्जांपल लेकर के बताओ। मैं बोलूंगा 3 के एक्सपोनेंट में कितना ले कि 81 आ जाए, तो 3 के एक्सपोनेंट में आप सोचिए ऐसे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, अगर मैं अपने हिंदी में बोलूँ तो ठीक है। आप लोग कहते हैं 3 3 जा जो भी कह लो 81, यानी कितना हो जाएगा 4। तो क्या आपको लॉग का डेफिनेशन समझ में आया, लॉग का डेफिनेशन समझ में आ रहा है, यानी बेस के एक्सपोनेंट में जब ये नंबर डाल दे रहे हैं तो आर्गुमेंट के इक्वल हो जा रहा है। बेस के एक्सपोनेंट में यानी बेस के पावर में जब ये नंबर डाल दे रहे हैं तो आर्गुमेंट के इक्वल हो जा रहा है। तो मैं इसी तर्ज पे यहां पे आपको डिफाइंड कर रहा हूं लॉग के लिए कि अगर मेरे पास कहीं लिखा हुआ है log n टू दी बेस a इक्वल टू x, देन ये इंप्लाई करेगा a टू दी पावर x इक्वल टू n को। ये ध्यान में रख लेना आप, बेस के एक्सपोनेंट में जब ये नंबर डालेंगे तो इक्वल टू आर्गुमेंट के आ जाएगा। ये इंप्लाइज दैट का सिंबल है, ऐसे लगा देंगे तो ये सिंबल बन गया इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई का। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये कोई एक स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है, इसके वजह से अगर ये आएगा तो इसके वजह से भी मस्ट है कि ये आएगा। यानी कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा हुआ है ऐसा log 8 टू दी बेस 2 इक्वल टू 3, जैसा मैं पिछला एग्जांपल लिया था, इसकी आपने वैल्यू बताया 2 टू दी पावर 3, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8, इस अगर पैटर्न पे, तो इससे ये भी सही होगा। यानी 2 टू दी पावर 3 कहीं 8 लिखा है तो जब हम लॉग लेंगे तो यही वाला आएगा। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, लॉग से एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट से लॉग में कन्वर्ट करने आना चाहिए। ये आपको खास तौर से फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह में ऐसा ये टर्म, ऐसा ये मतलब स्टेप यूज होता है। तो आपको आना चाहिए कहीं एक्सपोनेंट है, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम्स में हमारा लॉग वगैरह लगा करके दिया रहता है या लॉग की वैल्यू दी गई रहती है और आपका आंसर जो है वो एक्सपोनेंट टाइप से आ रहा होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे इसी पैटर्न पे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करके दिए गए क्वेश्चन का जो वैल्यू है, सॉरी क्वेश्चन में जो लॉग की वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को आप यहाँ पे यूज करके वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन या आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैं बहुत बेसिक से एकदम शुरू कर रहा हूं, बहुत बेसिक से। मे भी शायद 2-4-10-20% स्टूडेंट को बोर भी लग रहा होगा कि सर ये सब तो हम जान ही रहे, थोड़े और अच्छे लेवल पे आओ। सब्र रखो, हम लोग चलेंगे, पूरे लेक्चर तक चलेंगे, टेंशन ना लो। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगी लॉग वगैरह में कि सर लॉग के लिए हम कैसे क्या करेंगे, लॉग का डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लॉग डिफाइंड कब होता है। कुछ बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे लिए रोटी, चावल, दाल, सब्जी ये सब डिफाइंड है खाने के लिए, है ना। जैसे अगर कोई गाय भैंस है तो उसके लिए घास, हरी पत्तियां, ये सब चीज डिफाइंड है खाने के लिए, रोटी चावल भी वो खा सकती हैं। अब जरा सोचो, क्या मनुष्य घास, हरी पत्तियां खा सकता है क्या? नहीं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं सर हरी पत्तियों में पालक की सब्जी तो होती है, पालक का साग तो होता ही है। हर हरी सब्जी नहीं खा सकते ना, हरी पत्ती वाली। तो उसी तरीका से अलग अलग स्पीसीज के लिए जब खाने के लिए अलग अलग चीजें डिफाइंड है, उसी तरह मैथमेटिक्स में अलग अलग फंक्शन के लिए x की वैल्यू डिफाइंड है कि यही ये वैल्यू ले सकता है, इसके बाहर या इसके अंदर का या यहां का वैल्यू नहीं ले सकता है। ये जो घटना मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इसको मैथमेटिक्स में एक वर्ड दिया जाता है एंड दैट वर्ड इज नोन एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन, उस फंक्शन का ये डोमेन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं पे ले लूं y इक्वल टू log x टू द बेस a, ऐसा y इक्वल टू log x टू द बेस a, तो डोमेन जो होता है वो x की वैल्यू होती है, सॉरी डोमेन जो होती है वो x की वैल्यू होती है, और रेंज जो होती है वो पूरे log x की वैल्यू होती है, यानी बोले तो y की वैल्यू होती है। इन सिंपल वे वी कैन से दैट डोमेन क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, एंड रेंज इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। ये सिंगल भी हो सकता है, वैल्यूज का मतलब यहां प्लुरल वर्ड यूज हुआ है, वैल्यू भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसे फंक्शन होते हैं जो केवल और केवल
एक ही पॉइंट पे डिफाइंड होते हैं, वैसे फंक्शन को पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं। मतलब मैं डेप्थ अप्रोच से अगर पढ़ाऊं तो बताऊं तो ऐसा नहीं कि हमेशा एक इंटरवल में मिलेगा या कोई डिस्क्रीट नंबर्स मिलेगा दो चार, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का केस होता है। उसमें जब हम लोग ऐसे IIT JEE में AIEEE वगैरह में प्रॉब्लम आ चुका है डोमेन निकालने के लिए, जैसे 7 - x p x - 3 ऐसे करके परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन का ऐसे सवाल दे देता है डोमेन वगैरह निकालने के लिए। तो वहां पे जो वैल्यूज x की मिलती है, यानी डोमेन जो मिलती है या रेंज मिलती है, वो डिस्क्रीट वैल्यूज मिलती है। डिस्क्रीट मतलब कोई खास वैल्यूज मिलती हैं। लेकिन बाकी और सब फंक्शन में देखा जाएगा तो वो कंटिन्यूअस यानी कि कुछ इंटरवल में वैल्यू देता है, जैसे -1 से लेके 1 तक डोमेन है इसका। तो ये चीज समझना है कि सर डोमेन होता क्या है लॉग का, ये जानना जरूरी है। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि डोमेन क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। हाँ, डोमेन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान देना। ये कैलकुलस में ज्यादा काम करेगा आपको बच्चों। कैलकुलस में डोमेन समझ लो, कैलकुलस का माँ बाप है डोमेन एंड रेंज। पूरी कैलकुलस का डोमेन एंड रेंज माँ बाप है उसका। जब भी अगर आपको बेटा मिलेगा log x to the base a, तो ये y कब डिफाइंड होगा, बस वही वैल्यू बता देनी है। ये y बोले तो log x to the base a कब डिफाइंड होगा, जब हमारा x की वैल्यू पॉजिटिव हो, a की वैल्यू पॉजिटिव हो और a कभी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियस सेटिस्फाई करना चाहिए। साइमल्टेनियस सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि इसमें से जो वैल्यू आएगी, इसमें से जो वैल्यू आएगी और यहां से जो वैल्यू आएगी, तीनों में से जो x है यानी जो वेरिएबल है उसकी इंटरसेक्शन वैल्यू जो लेंगे वही इसका डोमेन बताएगा। अगर तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो बोलेंगे कि ऐसे फंक्शन का डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इट मे बी कि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इट मे बी हो सकता है। देखिए जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, अगर मैं कहीं लिख दूं log x - 3 और यहां बेस में लिख दूं 3, क्लियर है बेटा। ये इसका डोमेन पूछ रहा है, इसका डोमेन क्या होगा। तो हम इसका डोमेन निकालने के लिए क्या बोलेंगे, जो आर्गुमेंट है यानी यहां जो x है, देख रहा है ना, x 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां x की जगह क्या है, x - 3 है, x - 3 पॉजिटिव होनी चाहिए। यहां बेस में क्या है 3, बेस पे क्या कंडीशन इंपोज्ड है कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इन तीनों में जो कॉमन वैल्यू होगा, जो कंडीशन, अब ऐसा भी प्रॉब्लम आता है तो बच्चा सोचता है सर इसमें हम कॉमन कैसे लें। एक बात ध्यान में रखना बेटा, जो कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई होता है उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, यूं कह लो। तो यहां हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि 3 0 से बड़ा होना चाहिए, होता है क्या, हाँ होता है, तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, छोड़ दो इसको। 3 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये भी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, हटा दो इसको। तो बच क्या गया, x - 3 पॉजिटिव होनी चाहिए, बोले तो x इज ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, यही इसका डोमेन है। यानी x की वैल्यू जब भी 3 से ग्रेटर लेंगे तब ये log डिफाइंड होगा और तब ये log कुछ ना कुछ रियल नंबर वाली वैल्यू देगा। क्लियर है। अच्छा सर इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा ये भी तो बताते चलो। तो इसका रेंज जो होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, ऑल रियल नंबर होगा इसका रेंज, यानी जिसको R कहते हैं, जिसको दूसरी भाषा में -∞ टू +∞ कह दिया जाता है। लॉग का रेंज जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, -∞ से लेकर के +∞ के बीच में। ध्यान में रखना इन सब चीजों को। तो थोड़ा सा 1 2 एग्जांपल देख लें हम। चलिए इसको देखते हैं। log 1 मैं लिख दूं, यहां बेस 4 लिख दूं, सिर्फ ये बताना डिफाइंड है कि नहीं है। हाँ सर डिफाइंड है। log में यहां 4 लिख दूं, बेस में 1 लिख दूं, अब बताओ ये डिफाइंड है कि नहीं। नहीं सर ये अनडिफाइंड है। ये यूडी का मतलब अनडिफाइंड होता है, उनका दिल नहीं होता है। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं यूडी उनका दिल, ऐसा कुछ नहीं है। log 4 to the base 1 अनडिफाइंड हो जाएगा। सर अगर कहीं पे लिख दिया है log 1 to the base 1, ये डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। तो अक्सर बच्चे सोचते हैं log 1 to the base 4 वैल्यू 0 होती है। सोचते क्या है, बिल्कुल सही है। हर बार सोच थोड़ी ही ना गलत होती है, कभी कभी सोच अच्छी भी होती है इंसान की। log 1 to the base 4 0 ही होता है। लेकिन कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं log 0 की वैल्यू 0 हो जाती है या log 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, वो गलत सोचते हैं। यानी अगर ऐसा कोई सोच रहा है log 0 to the base 4 0 है या 1 है, तो ये बिल्कुल वो गलत सोच रहे हैं।
क्लियर है? log 1 टू दी बेस 1। कोई बच्चा बोलेगा सर log 1 की तो वैल्यू अभी आपने 0 बताया। log की कोई भी वैल्यू एक फाइनाइट नंबर होगी, लेकिन कब? जब वो log डिफाइंड होगा तब। यहां बेस में मैं क्या पढ़ाया? बेस में कभी 1 नहीं होने देना है, और बेस में यहां 1 है, इसलिए ये भी अनडिफाइंड के केस में जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, log यहां -2 रख दूं, यहां 4 रख दूं, सर अनडिफाइंड होगा। log यहां बेस में -2 रख दूं, यहां 18 रख दूं, सर अनडिफाइंड होगा। log यहां 0 रख दूं, यहां 10 रख दूं, सर अनडिफाइंड होगा। log यहां मैं 10 रख दूं, यहां 10 रख दूं, हां सर डिफाइंड होगा। लेकिन यही मैं log 0.1 रख दूं, 0.1 रख दूं, हां सर डिफाइंड होगा। कुछ समझ में आ रही है बात? ये इतने सारे एग्जांपल लेने का मतलब ये है सिर्फ कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि log जो है कब डिफाइंड होता है, कब अनडिफाइंड होता है। क्योंकि अक्सर होता क्या है, log 1 मिलते ही बच्चा टूट पड़ता है बिना बेस देखे हुए, वैल्यू डाल देगा 0, आ भी गया आंसर, मम्मी हाँ आंसर तो मैं ला दिया, अब तो सही हो गया, 4 नंबर मुझे मिल गए। पता चलता है आंसर की देखने के बाद, सॉल्यूशन देखने के बाद, उत्तरी मैं तो बेस पे ध्यान ही नहीं दिया, 4 नंबर कौन का है, 4 नंबर तो गया ही, -1 भी लेकर के आ गया। इसलिए कंपटीशन के जब सवाल मिले, अगर आपको अच्छे सवाल मिले, कहने का सेंस ये है, जब एग्जाम दे रहे हो, प्रिपेयर्ड हो रहे हो कंपटीशन के लिए, तो ये कभी भी ध्यान में रखना कि हमें जो भी टॉपिक पढ़ाया गया उस टॉपिक के बिल्कुल संकीर्ण अवस्था में, यानी बिल्कुल माइनॉरिटी लेवल पे उस चीज को, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, समझना है, क्या कंडीशन है इसका, कभी अप्लाई होगा, कहां के लिए डिफाइंड है, इसका फॉर्मूला सही क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होता है, ये ज्यादा मायने रखता है। क्लियर है? तो ये हमारा डोमेन, और log कब डिफाइंड होगा वो चीज के लिए ये था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं जरा log की बेस पे बात करते हैं। हर चीज में स्पेशलिटी होती है, ये भी ध्यान में रखिए, स्पेशलिटी हर चीज में है यार, ऐसा चीज थोड़ी है। जैसे मनुष्य हैं, है ना, मनुष्य, हाँ सभी मनुष्य है, मैं भी हूं, तुम भी हो, आप भी हैं, लेकिन इन मनुष्य में भी, अरे दुनिया में तो बहुत सारे मनुष्य हैं ना जी, मुझे गिनती तो नहीं मालूम है, अगर मैं मैथमेटिकल बोलूं तो इनफाइनाइट कह दूं, हालांकि कहीं ना कहीं जाके गिनती खत्म होगी मनुष्य की, लेकिन फिर भी मान के चलो। लेकिन इन सब में, मनुष्य में भी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। जैसे मैं एक नाम रखता हूं अलख पांडे, तो सुनते ही आपके दिमाग में एक चेहरा बन गया, अरे बात समझ में, जो यूथ आइकन एजुकेशन इंडस्ट्री में जैसे कहते हैं ना, क्रांति लाने वाला बंदा, जिसको मतलब बड़े बुजुर्ग जैसे बोलते हैं, है ना, अलख पांडे, यार एजुकेशन इंडस्ट्री में बंदे ने क्रांति ला दिया, कम फी में ये पढ़ाना, कम फी में बच्चों को शिक्षा पहुंचाना, गांव गांव तक, गली गली तक शिक्षा पहुंचाना। ये तो जैसे ही मैंने अलख पांडे नाम लिया, है तो मनुष्य, लेकिन उस मनुष्य में भी एक अलग स्पेशलिटी है। अरे बात समझ में? बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, न्यूटन कह लो, आइंस्टाइन कह लो, अब ऐसे लाखों करोड़ों से भी ज्यादा ऐसे बंदे हैं जिनकी मनुष्य तो है लेकिन एक अलग स्पेशलिटी है। उसी तरह बेटा लॉगरिथम में अलग स्पेशलिटी होती है कुछ, वो स्पेशलिटी कुछ यूं होती है, जैसे मान लीजिए log n टू दी बेस a लिखा हुआ है, अगर मैं a की जगह 10 ले लूं तो ये log इस रूप का दिखना शुरू हो जाएगा, और अगर मैं a की जगह e ले लूं तो ये log इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। अरे बात समझ में? सर जब log का बेस 10 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कॉमन लॉग भी कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम कहो या फिर कॉमन लॉग कह लो। यानी ऐसा लॉग, कैसा लॉग, ऐसा ऐसा लॉग जिस लॉग का बेस 10 हो उसे कॉमन लॉग बोलेंगे, और ऐसा लॉग जिस लॉग का बेस ई हो उसे हम लोग नेचुरल लॉगरिथम कहेंगे, नेचुरल लॉगरिथम। क्लियर है बेटा? हमें नहीं लगता यहां तो कोई दिक्कत होगी। जिस लॉग का बेस 10 हो उसे कॉमन लॉग, जिस लॉग का बेस ई हो उसे नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग को जनरली जो है अगर लॉग लिखा रहे, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर नीट का कोई स्टूडेंट है या IIT जेई के लिए स्टूडेंट है, अगर मैथमेटिक्स छोड़ करके बाकी किसी भी जगह पे लॉग आ रहा है और उसका बेस नहीं दिया हुआ है तो कॉमन लॉग मान करके चला जाता है, यानी कि लॉग जिसका बेस 10 हो। और मैथमेटिक्स का अगर आप पेपर दे रहे हैं IIT जेई के लिए, जेई मेन के लिए, जेई एडवांस के लिए अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उसमें लॉग का दिया होना मस्ट है, लॉग का बेस देना है एकदम।
और अगर लॉग का बेस नहीं दिया तो थोड़ा सस्पिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में लॉग का बेस ई पे ज्यादातर चलता है, बेस ई पे। क्लियर हो रही है ये बात? जरा ध्यान से समझना, मैथमेटिक्स छोड़ के बाकी कहीं भी, हालांकि एसएससी बैंकिंग के एग्जाम में भी अगर आप कहीं लॉग आ रहा है और उसका बेस नहीं लिखा है तो यूं समझ करके चलो बेटा कि उस लॉग का बेस 10 है, कॉमन लॉग ही माना जाता है। मैथमेटिक्स में भी अगर अलजेब्रा कोऑर्डिनेट वगैरह आ रहा है और बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अगर बेस नहीं दिया है तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या किसी से बुला कर थोड़ी बोलोगे सर यहाँ क्वेश्चन गलत है, कैसे मैं यूज करूं? तो लॉग का बेस वहां 10 ही मान करके चलना। लेकिन जब कैलकुलस वगैरह में आए तो बेस जनरली ई मान करके चला जाता है अगर लॉग लिखा है तो। या अगर कहीं पे ऐसा लिख दिया है ln करके लिख दिया है, इसका मतलब भी वही होता है log n टू द बेस e, यानी ln का सेंस आता है log जिसका बेस e हो। ये ln log वाला ln है, समझ रहे हो ना? ये ln log वाला ln है, तो log जिसका बेस e हो। क्लियर है? और अगर कभी कभी ऐसा मिलता है तो कोई कोई किताब log बेस 10 वाले को lg भी लिख देता है। lg का मतलब हो गया log बेस 10, जैसे lgn log बेस 10, ln log बेस e। तो ये ज्यादातर यूज नहीं होता है, इसको यूज नहीं किया जाता है, लेकिन ये वाला चीज जो है ज्यादा यूज किया जाता है। ln जहां भी लिखा है समझ जाइए आप log जिसका बेस e है। अगर मैं कहीं लिख दिया हूं ln x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका मतलब ये समझना है आपको log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इस log का बेस e होगा। अब बच्चों के बीच में यह बात आती है सर अब ये लॉग कम था क्या जो ई बीच में घुसेड़ दी है, अब ई के बारे में मैं क्या बताऊं? ई क्या है सर, कुछ तो बता दो। ABCD ई वाला ई है या ई वाला ई है या ई वाला ई है? अब 3 चीजें आती हैं, तो ABCD ई वाला ई नहीं है। ई वाला ई आप डेंटल के पास नहीं गए हैं कि ई वाला ई है, मैथमेटिक्स वाला ई है। ये एक अपने आप में स्पेशलिटी शो करता है। अच्छा, अक्सर ये बात ध्यान से समझ लो, चाहे वो केमिस्ट्री फैकल्टी हो, मैथमेटिक्स फैकल्टी हो या फिजिक्स फैकल्टी हो, जनरली मैं बोल रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि मैं पूरे ज्ञान का कुंड पी करके बैठा हूं यार, अभी तो मैं भी लर्निंग पीरियड में हूं। लेकिन जनरली ऐसा कहते हैं कि ई का आविष्कार आयलर ने किया, क्योंकि ई को हम लोग इसलिए आयलर्स नंबर भी कहते हैं। ये ध्यान से समझ लो मैं जो बता रहा हूं। तो आपको बता दूं सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि ई का जो आविष्कार हुआ वो आयलर ने किया ही नहीं। सन 1683 में स्विस मैथमेटिशियन समझ रहे हो ना, ये डॉक्टर वाली राइटिंग, जैकब बर्नौली, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा होगा क्या। वही बर्नौली जो फिजिक्स वाला बर्नौलीज थ्योरम है, वही बर्नौली जो मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो कहानी है, वही मतलब जहां भी बर्नौली आ रहा है ना वही। एक्चुअली बर्नौली में भी बर्नौली के पूरी खानदान है। जैसे हम लोग के यहाँ नहीं चलता है जैसे नाम है ना कि मेरा नाम सुरेश है तो बेटे का नाम रमेश है, अगले उसके बेटे का नाम महेश है, फिर मुकेश है, ऐसा नहीं चलता है। जो बाहर के है ना, इंग्लैंड स्विस वगैरह के है ना, जर्मन वगैरह के, वहाँ ऐसे चलता है मेरा नाम रिजवान अहमद अंसारी है, मेरे बेटे का नाम रिजवान अहमद अंसारी 1, रिजवान अहमद अंसारी 2, उसके बेटे का नाम रिजवान अहमद अंसारी 3, वहाँ ऐसे भी नाम चलता है, ये ध्यान में रख लेना। तो जहां भी अगर आपको बर्नौली मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह जैकब बर्नौली ही है, बर्नौली का खानदान वो हो सकता है। ये सब चीजें हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तुम्हें मालूम चलेगा, ठीक है। खैर, तो मैं बता रहा हूं 1683 में स्विस मैथमेटिशियन जैकब बर्नौली ने इस नंबर ई का यूज किया, और वो भी कहां यूज किया, कैलकुलस वगैरह में यूज नहीं किया। सिंपल सी जो हम लोग 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हैं इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी उसको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो हम लोग पढ़ते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में उनको इसकी यूज आई, इसकी जरूरत पड़ी। होता है ना, क्या कहते हैं कि जरूरत जो है आविष्कार की जननी होती है। जब हमें जरूरत पड़ी, जैसे हम लोग टेलीफोन से पहले बात करते थे है ना, तो फोन आया हुआ है, बुला दीजिए जरा उनको, वो आते थे, बात होती थी। अभी क्या है, मोबाइल निकाले, टिक 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 किया, हाँ हेलो ठीक हो, हाँ ठीक है। तो जरूरत हमें पड़ी कि मैं उतना देर वेट नहीं कर सकता, तो जरूरत जो है आविष्कार की जननी बनी। जननी मतलब जो जन्म देती है।
तो हमने क्या किया, वायरलेस जो है जिसको मोबाइल हम लोग कहते हैं आविष्कार किया। उसी तरीके से इनको कंपाउंड इंटरेस्ट की जब पढ़ाई ये कर रहे थे, जब उस पर अध्ययन कुछ कर रहे होंगे, तब इन्हें जरूरत पड़ी यार इतने बड़े नंबर्स को मैं कैसे शो करूं, क्या करूं, तो उन्होंने एक नंबर ई का आविष्कार किया। ये है इस नंबर की स्पेशलिटी, बाकी इसके और भी प्रॉपर्टीज हैं। आयलर जो यूज किए हुए थे, जो अपने काम के लिए किसी मैथमेटिकल वर्क में यूज करते थे, किसी जगह पे किसी मैथमेटिकल वर्क में वो ए वर्ड यूज किया करते थे, ना कि ई। बाद में उन्होंने चल करके जब इस सब कंपाउंड इंटरेस्ट में वो भी जब घुसे या और सब चीजें हुई, तो उन्होंने ये नंबर ई यूज करना शुरू किया और तब ये फेमस हुआ। दैट्स वाई हम सभी लोग जानते हैं कि ये आयलर्स नंबर कहलाता है इसलिए, और हम आधे से अधिक लोग जानते हैं कि इसका आविष्कार आयलर ने किया। हालांकि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। अक्सर ऐसे होता है ना जी, देखो हर जगह सुने हो कहा गया रहमत तेरी मेहनत मेरी। मैं एक ऐसा लाइन बोलने जा रहा हूं जो चाहे नीट का एस्पिरेंट हो या जेई का एस्पिरेंट हो, सब हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, तो हम लोग कहते हैं जब कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर से बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। ये क्या न्यूटन ने थोड़ी ना दिया हुआ था, ये गैलीलियो गैलीली ने दिया हुआ था कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट की ही अवस्था में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। बस इतना कहे और वो मर गए। और जिस साल में गैलीलियो मरे उसी साल में न्यूटन पैदा हुए। न्यूटन उठे, एक छोटी सी लाइन जोड़ दी उसमें, जब तक कि उस पर से बाहर से कोई बल ना लगाया जाए, बस इतना ही इनका काम था। सारा मेहनत किसने किया, गैलीलियो ने। और न्यूटन ने क्या किया, एक लास्ट वाली लाइन जोड़ दिया, जब तक कि बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। फिर ये फेम कर गए, हाँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के नाम से। कोई जानता है गैलीलियो फर्स्ट लॉ है ये? नहीं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहने लगते हैं हम। तो इन सब चीजों को कहां डिफरेंस है, ये चीज समझो आप, ठीक है। खैर मैं यहां भाषण देने नहीं आया हूं, है ना, लेकिन हाँ जानकारी की चीजें आपको जरूर मालूमात होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है। खैर अब जरा सा ई के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ई क्या है और इसके बारे में जरा पढ़ते हैं। ई जो है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल नंबर कहते हैं। ये क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल नंबर है या आयलर्स नंबर भी इसे कहा जाता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट इसमें ई में, ई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ई कौन सा नंबर होता है, इरेशनल, अपरिमेय संख्या होता है। और सबसे बड़ी बात, ई की वैल्यू जो होती है वो लगभग 2.7188284845 होती है। बस मुझे इतना ही याद है, दशमलव के बाद 13 अंकों तक मुझे याद है, इसके आगे याद नहीं है। ये आगे ऐसे बढ़ते जाता है। ई की वैल्यू 2.718281828459 होता है। यानी ई की अगर मैं बात करूं तो वो 2.7 से लेकर के ई 2.8 के बीच में होता है। ई जो है इसको अगर हम लोग थोड़ा कंपटीशन के व्यू से समझे तो ऐसे समझ सकते हैं, ये होता है ई का एक्सप्रेशन। अगर मैं सिग्मा नोटेशन में बताऊं, ये फैक्टोरियल है, एन फैक्टोरियल है। ये क्या है, फैक्टोरियल एन है, फैक्टोरियल एन है। कहीं कहीं ऐसा लिखता है एन लिख करके एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा, तो इसको हम लोग कहते हैं एन फैक्टोरियल। ठीक है भाई, एन फैक्टोरियल हो गया। इसका मतलब ये होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट, जैसे आपको यहां समझा दो, हालांकि आप जान रहे हैं फिर भी 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 5 से चलते जाएंगे 1 तक जाना है मल्टीप्लाई करते हुए, 5 4 3 2 1। 10 फैक्टोरियल है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, या 1 से लेकर के कंटिन्यूड यहां तक चले आना, वो फैक्टोरियल बताता है। इसका मतलब ई जो है यहां n के जगह 0 भरेंगे, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस सिग्मा का मतलब होता है प्लस, ये चलते जाएगा इनफाइनाइट तक। क्लियर है बेटा। बाकी इसकी और भी एक्सप्रेशन होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके, वो आप लिमिट वगैरह में भी देख सकते हैं, वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। ये है ई का ओवरव्यू। इस पे खूबसूरत सा आपको एक्सप्रेशन मिलेगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ेंगे, तो आप e की पावर i पाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये यूनिवर्स का मतलब सबसे खूबसूरत नंबर है, जिसमें इरेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, जीरो भी है। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि आप देखोगे बहुत प्रचलित ये भी है। खैर, तो ई के बारे में इतना समझ में आया, क्लियर है। अब चलते हैं जरा लॉ की प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में बताऊं मैं, ठीक है। जैसे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ, चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, यहां तो कोई दिक्कत
आप बोलेंगे सर दिक्कत होगी भी तो आप सुनिएगा थोड़ी है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, सुन तो सकते हैं नहीं। खैर अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके हमें बता सकते हैं, सर यहाँ ये स्टेप समझना है जो तो बहुत सारे अगर प्रॉब्लम्स का कलेक्शन होगा तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, है ना, कि अच्छा चलो ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो चलिए सबसे सिंपल सी प्रॉपर्टी मैं आपको पहले पढ़ाऊं तो ये बताऊंगा कि लॉग अगर m टू द पावर n है और बेस में a है। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, मैं जो भी यहां लिख रहा हूं वो डिफाइंड बेस के लिए है, ठीक है, ध्यान देना। log m टू द पावर n है और बेस a है, तो जो यहां आर्गुमेंट में जो नंबर m है उसका एक्सपोनेंट रहेगा वो n बाहर आ जाएगा, log m टू द बेस a हो जाएगा। ये जो एक्सपोनेंट है ना वो बाहर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कह दूं log 4 टू द पावर 4 या ऐसे कर लो 6 टू द पावर 4 बेस में 2, तो क्या आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, log 6 बेस 2 हो जाएगा। अगर मैं ऐसा कह लूं log 1/17 की पावर 32 बेस में 7, ये हो जाएगा 32 बाहर आ जाएगा, log 1/17 हो जाएगा और यहां बेस में 7 रहेगा। यानी जो आर्गुमेंट के एक्सपोनेंट में रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। यही है log m टू द पावर n का कॉन्सेप्ट। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा, अगर आपको बेस के पावर में मिलना शुरू हो जाए, अब क्या है, आर्गुमेंट के पावर में नहीं है, अब जो है बेस के पावर में है। अगर लॉग में बेस के पावर में मिलना शुरू हो जाए कोई नंबर तो उसको एज इट इज मत निकाल दीजिएगा कि सर जैसे m की पावर n था बाहर निकल गया था ऐसे निकाल दे रहे, नहीं। ये जब बेस में अगर कोई पावर में नंबर मिलता है बेस के पावर में तो हम उसे बाहर तो निकालते हैं लेकिन वो उल्टा होकर के निकलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा ले लूं log 5 यहां लिख दूं 7 की पावर 3, तो ये 1/3 बन के बाहर निकलेगा, ये ध्यान में रख लेना। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट अगर मैं ऐसा कह दूं log अगर मैं यहां लिख दूं m इंटू n बेस में a, तो जब लॉग के आर्गुमेंट में दो नंबर मल्टीप्लाई में रहता है तो हम इसे क्या करते हैं, दोनों नंबर में लॉग लगा देते हैं और ये मल्टीप्लाई का चिन्ह जो है, ये मल्टीप्लाई का साइन समेशन के साइन में बदल जाता है। यानी यूं कह लो इसको रोटेट करा दिए, इनटू जो है, अरे इसको जब हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ये प्लस नहीं बन जाएगा जी, बेस सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लॉग मैं ऐसा कह लूं 2 इंटू 3 बेस में 2, तो ये हो जाएगा log 2 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट log अगर m बाई n दिया हुआ है बेस में a है तो यहां पे भी log अलग अलग नंबर्स के साथ होगा और ये जो बड़ा सा डंडा आपने खींचा हुआ था यहां पे वो डंडा थोड़ा छोटा हो गया जाएगा, मतलब डिवीजन जो है सबट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा लॉग के लिए। ये सब चीजें इसलिए याद रखना क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ना है आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड कहते हैं। वहां पे जो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि हम लॉग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आप पढ़ोगे, तो इसलिए सब याद रखना बहुत जरूरी है। आगे भी हर कब बोल तो रहा हूं, हर फील्ड में ये काम करना है, हर फील्ड में ये आएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनो। जैसे मैं ऐसा कह लूं log 6 बाई 7 बेस में 7, तो ये हो जाएगा बेटा log 6 बेस 7 माइनस log 7 बेस 7। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं log 1 टू द बेस a, इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। नेक्स्ट मैं बोलूं log a टू द बेस a, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। नेक्स्ट मैं बोलूं log यहां पे क्या करो n डाल दो, यहां a डाल दो और यहां पे a डाल दो। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां बेस है a, इसके पावर में जो log है उसका भी बेस a है, तो वैल्यू डायरेक्ट जो है n हो जाती है। यानी एग्जांपल अगर मैं दूं 2 टू दी पावर में log लूं और यहां पे लिख दूं x माइनस 1 और यहां बेस में 2 रख दूं तो वैल्यू डायरेक्ट x माइनस 1 रखना है। यानी यहां जो नंबर है इसके एक्सपोनेंट में जो log है उस log का भी बेस वही होना चाहिए जो यहां पे बेस है, तो वैल्यू डायरेक्ट आर्गुमेंट के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है बेटा? यहां तो कोई दिक्कत नहीं।
इसमें खूबसूरती वाली बात यह है कि अगर आप चाहें बेटा तो n को यहां पे और a को यहां पे ला सकते हैं, यानी इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x-1 यहां आ जाए और 2 यहां आ जाए तो क्या बन जाएगा भाई साहब, यहां आ जाएगा x-1, यहां आ जाएगा ये 2 और ये बेस 2 है, तो देखिए क्या आ जाएगा x-1 और log 2 बेस 2 कितना हो जाता है 1, तो फिर वैल्यू क्या रहेगी x-1। यानी ये भी प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है प्रॉपर्टी। आप देखिएगा a टू द पावर log b बेस c, तो हम इसे चाहे तो लिख सकते हैं b टू द पावर log a बेस c, यह भी प्रॉपर्टी कहीं लिखा हुआ रहता है। क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आइए अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, आइए पहले वाले स्लाइड पे, पहली प्रॉपर्टीज पे। यहां देखिए अब जो गलतियां होती है वो देखिए, नीट वगैरह के लिए या किसी और सब्जेक्ट में आता है तब तो लगभग सही देता है, मैथमेटिक्स के जब पेपर में आता है तो कंडीशन बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ना। क्वेश्चन में देखिए ना कंडीशन दिया रहता है ना, इफ x इज अ पॉजिटिव नंबर, इफ x इज अ रियल नंबर, इफ x इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, कुछ ऐसा दिया रहता है। अक्सर बच्चे स्किप करके चले जाते हैं, आंसर कुछ और आ जाता है। कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए बेटा, ठीक है। देखिए यहां क्या है, अगर मैं अब यहां एग्जांपल ले लूं, लॉग यहां पर मैं लिख दूं 7 की पावर में 4 और यहां बेस में लिख दूं 3, बात समझिएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, log 7 टू द बेस 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए अब मैं ये कह रहा हूं log, अगर मैं ऐसा लिख दूं -7 टू द पावर 4, अब जरा बताओ तो क्या मैं log 7 टू द पावर 4 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं -7 टू द पावर 4, क्यों, क्योंकि माइनस की पावर इवन नंबर पॉजिटिव ही तो हो जाएगी, सही है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 4 बाहर निकल जाएगा और यहां क्या आ गया अब -7 और बेस 3, ये तो सही है लेकिन ये गलत है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि लॉग का आर्गुमेंट नेगेटिव हो गया, और लॉग मैं बोला डिफाइंड कब होता है, जब आर्गुमेंट पॉजिटिव हो, बेस पॉजिटिव और बेस 1 के इक्वल ना हो। तो यहां तो लॉग जो है अनडिफाइंड हो गया। सर यही क्वेश्चन यहां सही है, यही क्वेश्चन ऐसे बनाए तो गलत कैसे हो गया, यही कॉन्सेप्ट देता है। बात ध्यान से सुन लो, समझ लो बेटा। आप लिखने को ऐसा लिख ही सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। यहां पे आ जाइए, यहां पे भी कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूं। ये वाली कहानी आप देख लीजिए, अगर मैं इसमें ऐसे लिखना शुरू कर दूं, log 17 लिख दूं, यहां मैं लिख दूं 7 टू द पावर 26, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 1/26 आ गया, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल आ गया ऐसा। लेकिन अगर मुझे लिखना रहेगा ऐसे ये, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता इसे, -7 की पावर में 20। अच्छा बच्चा अक्सर सोच रहा है सर आप 7 ही क्यों ले रहे हैं, 7 से इतनी मोहब्बत है क्या, 3 ही क्यों ले रहे हैं। चलो 81 मान ले रहा हूं पावर में 81, ठीक है भाई साहब। अब बोलो 81 की पावर 26 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, -81 की पावर 26, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। माइनस की पावर इवन नंबर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, लिख सकता हूं। तब सर रूल के हिसाब से तो ये ऐसे आ जाना चाहिए ना, ये तो ऐसे आना चाहिए ना, और ऐसे आते ही बेस क्या आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया। और जब भी बेस में नेगेटिव नंबर आएगा वैल्यू अनडिफाइंड, ध्यान से सुन लो। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, आओ मैं समझाता हूं। जब भी अगर आपको ऐसा कहानी कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे भी ऐसा कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन करके चलना, जब ये पावर एक्सपोनेंट बाहर निकाल रहे हो तो जो ये आर्गुमेंट लिख रहे हो ना, ये आर्गुमेंट मॉडुलस में निकाल लेना। किसमें, मॉड में निकालना है। अब देखो यहां 4 log 7 बेस 3, और यहां देखो 4 log 7 टू दी बेस 3, यहां जैसे, क्योंकि -7 का भी मॉड 7 होता है। तो यानी सारा काम क्या करना है, मॉड लगाते हुए चलना है, मॉडुलस लगा देना है। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस मैं बता चुका हूं आपको। यहां क्या हो जाएगा जी, यहां जैसे ही हटाएंगे, जैसे ही बाहर निकलेगा ये मॉड में निकलेगा, और जैसे ही मॉड में निकलेगा ये देख लो, अब सारा कहानी क्लियर हो गया। आगे बात समझ में। तो मॉडुलस हम लोग छोड़ देते हैं, जो कि डिफाइंड चीज को भी वो अनडिफाइंड कर देता है, ये रूल है। ऑड नंबर रहे तब तो कोई बात ही नहीं है, वो तो पता चल ही जानी है। लेकिन इवन नंबर में ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसलिए मॉड लगा के निकालने की ज्यादा कोशिश कीजिएगा। दैट्स वाई देखिएगा कहीं कहीं पे लॉग लिखा रहता है तो उस आर्गुमेंट में मॉडुलस लगाए हुए रहता है, ठीक है।
यहां देखिए log m इंटू n log m प्लस n होता है। अक्सर बच्चा कंफ्यूजन, यहां कंफ्यूजन अब मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चे को कंफ्यूजन क्या होती है, बच्चा ये सोचता है सर log m प्लस n दिया हुआ रहेगा तो हम इसे log m प्लस log n लिख लेंगे। ये कंफ्यूजन है बेटा, ये कतई नहीं होता है। मैं कंफ्यूजन लिखा हूं इसलिए यहां काट नहीं रहा हूं, कंफ्यूजन है इसलिए मैं काट नहीं रहा हूं। एक्चुअली ऐसा थोड़ी काट दूंगा तब तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो कंफ्यूजन कहां से रह जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब देखो जरा यहां समझो, होता क्या है, जैसे मैं अगर बोल दूं कि log 6 लिख रहा हूं, अक्सर गलती से कभी कभी चीज सही हो जाती है, 6 लिख रहा हूं, तो कोई बच्चा कहेगा कि सर इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 बेस में 7, तो सर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। हम बोलेंगे हाँ ऑफ कोर्स होगा, 6 को लिख सकता हूं, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, सही है, मल्टीप्लीकेशन चेंज कर दिया प्लस में। अब कोई बच्चा ये बोलता है कि सर क्या मैं log 6 को ऐसे लिख सकता हूं, अब कहां लिखूं, मैं जगह ही नहीं है, यहां लिख दूं, सर क्या मैं log 6 को ऐसे नहीं लिख सकता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3, ओ तेरी ये तो मैं ध्यान ही नहीं दिया था भाई, बात सही बोल गया, लड़का खेल गया यहां पे। 6 को मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख दूंगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, सही बात है। और 6 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3 2 5 5 1 6, तेरी ये तो सही हो गया। तो फिर बच्चा जो कंफ्यूजन में पढ़ रहा होता है उसका भी आंसर वही आता है, और जो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहा है उसका भी आंसर वही आ रहा है। तो यहां गधे में और तेज में फर्क क्या रहेगा, कुछ नहीं। तो कंपटीशन ऑप्शन मांगता है लेकिन बोर्ड स्टेटमेंट मांगता है। लोग आपका बैंक बैलेंस जानना चाहते हैं, कितना है, कितना रखे हो, और जब अगर कहीं अप्लाई करते हैं, जब कोई चीज अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं बैंक वगैरह से, तो कहता है बैंक स्टेटमेंट दिखाइए, जब टीडीएस वगैरह अप्लाई करते हैं तो बोर्ड स्टेटमेंट मांगता है, कंपटीशन ऑप्शन मांगता है। यहां बच्चे का कॉन्सेप्ट सही है, यहां बच्चे का कॉन्सेप्ट गलत है। यहां इनटू बदलता है प्लस में, और यहां बच्चा क्या किया, प्लस को ही बदल दिया प्लस में, हालांकि दोनों वैल्यू सही है। तो आंसर सही है, तो इसको कहते हैं राइट मेथड राइट रिजल्ट, और ये है WC, रॉन्ग मेथड है लेकिन राइट रिजल्ट है, करेक्ट रिजल्ट है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसी तरीके से यहां पे भी आप सोचो log m/n है, जैसे ही हटाओगे अब ये मॉडुलस में हटाना, यहां पे देखो ये सब तो खैर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में कोई दिक्कत। अब लास्ट जो है 2 प्रॉपर्टी बस बतानी है, उसके बाद आज की लेक्चर यहीं रहने देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस्ड अप सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। फटाफट देखो ये दोनों प्रॉपर्टी, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर ऑल स्टूडेंट, चाहे वो बैंकिंग का तैयारी करता हो, SSC का तैयारी करता हो, IIT JEE के लिए हो, नीट के लिए हो, अरे दुनिया का कोई एग्जाम कह लो, किसी के लिए भी हो, सब में ये जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी है बेस इंटरचेंज फॉर्मूला, बेस इंटरचेंज फॉर्मूला। इंटरचेंज का वर्ड समझते हो बेटा, और एक है दूसरी जो यहीं पे बता दे रहा हूं, बेस चेंज फॉर्मूला। ठीक है, देखिए इंटरचेंज और चेंज ये दोनों वर्ड जो है लगता है कि बहुत आसपास है, लेकिन ये आसपास नहीं है। जो चीजें पास दिखाई देती है वो पास होती नहीं, बहुत दूर होती है, हमें लगती पास है। जैसे छत पे चढ़ गए मामा के, अब पता चला चंद्रमा का है, अब पकड़ने चले जाते हैं, पता चलता ढिमला गए नीचे है, दिखता पास है, वो पास होता नहीं है। इंटरचेंज और चेंज दोनों वर्ड बिल्कुल वेरी क्लोज लग रहे हैं लेकिन है नहीं। इंटरचेंज का मतलब होता है कि कोई अगर एक इंसान यहां पे है दूसरा यहां पे है, तो इंटरचेंज का मतलब है ये यहां आएगा और ये यहां आएगा, ये है इंटरचेंज। कहता है ना इंटरचेंज कर लेते हैं ना, सीट इंटरचेंज कर लेते हैं, हो जाएगा, बात खत्म। इंटरचेंज का मतलब इसको वहां भेजना और उसको उठा करके इसके प्लेस पे भेजना। लेकिन चेंज का मतलब है इसको उठाओ, लात मार के बाहर निकाल दो, और कोई अननोन क्वांटिटी या अननोन नंबर या फिर कोई थर्ड पर्सन को लाके यहां बैठा दो, उसको कहते हैं चेंज। और इंटरचेंज यानी कि आप जान रहे हैं इसके जगह उसको, उसके जगह इसको फिट करना, दैट्स वाई प्रॉपर्टी खत्म। अब बोलोगे कैसे, तो देखिए ऐसे, अगर मैं ऐसा लिखूं log a टू दी बेस b, तो यहां बेस क्या है, b है, किसको इंटरचेंज करना है, बेस को,
तो हम क्या बोलेंगे, बेस इंटरचेंज, यानी बेस को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज किससे करेंगे, नंबर क्या क्या दिख रहा है, दो ही नंबर दिख रहा है, एक ए और एक बी, यानी ए बी से और बी ए से इंटरचेंज होगा, यानी ए की जगह बी और बी की जगह ए जाएगा, तो वैल्यू पे तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा ना जी, तो वैल्यू पे ये फर्क पड़ेगा। आप जैसे ही करेंगे ना, यहां बी डाल देंगे, यहां ए आ गया ना, पोजीशन बदल गया, तो वैल्यू 1 अपॉन करके आ जाती है। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा भाई साहब, log a टू दी बेस b इंटू log b टू दी बेस a इक्वल टू 1। ओ तेरी सर, ये तो नया रिजल्ट मिल गया। हाँ भाई साहब, नया रिजल्ट मिल गया। ध्यान दो, log जिसका बेस b है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो log चल रहा है उसका आर्गुमेंट बन गया, यानी इसका बेस इसका आर्गुमेंट बन गया, और यहां जो आर्गुमेंट है वो इसका बेस बन गया, तो इसकी वैल्यू कभी भी 1 रहेगी। यानी यहां पे ऐसे चाहे तो log लिख सकते हैं, log का जो बेस है अगले log का वो आर्गुमेंट हो जाए, फिर बेस कोई अननोन नंबर है, अगले log का वो आर्गुमेंट बन जाए, लास्ट वाले log का बेस वही होना चाहिए जो फर्स्ट वाले log का आर्गुमेंट है, तो वैल्यू हमेशा 1 डाल देना। प्रॉब्लम इससे भी IIT JEE में आया हो, वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बेटा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, बेस चेंज। बेस चेंज फॉर्मूला में क्या होता है, a टू दी बेस b है, यहां बेस क्या है, b है, अब बेस को बदल ही देना है, हटा ही देना है। जब बेस हटाना रहेगा, बेस को बदल देना है, तो हम काम ऐसे करेंगे, एक बड़ा सा बट्टा ले लेना, ऊपर लॉग लगा देना, नीचे भी लॉग लगा देना, और जहां ए है वहां ए रहने देना, और ये जो बेस में बी है इसको भी आर्गुमेंट में लेते आना। अब ये लॉग का बेस जो है खाली खाली दिख रहा है, तो इसको पूरा पूरा भर दो, जो मन करे दुनिया का नंबर तुम अपने से डाल सकते हो, यू आर फ्री टू मूव, यू आर फ्री टू पुट द वैल्यू, एनी वैल्यू, कोई भी नंबर यहां भर सकते हो। तो हमने एक नंबर सी ले लिया, लेकिन यह ध्यान में रखना है कि सी पॉजिटिव होनी चाहिए और सी 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी डिफाइंड बेस लेना है। क्लियर हो गई बात, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा देखिए बेस साफ चेंज हो गया कि नहीं हो गया, तो हाँ चेंज हो गया। तो चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा दें। जैसे कभी कभी होता है log x टू दी बेस e का डेरिवेटिव जो है 1 अपॉन x होता है, x पॉजिटिव है, ध्यान में रखना। लेकिन कभी कभी हमें मिल जाता है log x टू दी बेस 10, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए बच्चा तुरंत 1 अपॉन x करता है, ये हमारा क्या है, गलत है। यानी आप क्या किए, जब बेस e रहेगा तभी 1 अपॉन x होगा, जब बेस e के अलावा कुछ और, e के बारे में बता चुका हूं, जब बेस e के अलावा कुछ और रहेगा तो इतना नहीं लिख सकते हैं, गलत है। तो हमें क्या करना है, बेस को चेंज करना है। तो देखिए इसको बेस चेंज करने के लिए log x बेस e है, बेस चेंज करना है तो हम क्या बोलेंगे, log x ऊपर रखेंगे और यहां log e रखेंगे, और बेस आपको क्या, सॉरी बेस 10 था ना जी। अब यहां क्या करना होगा, बेस को हमें चेंज करना है, तो यहां अपने से जो नंबर डालना है e डाल लिए। ये देखिए 1 अपॉन log 10 बेस e एक कांस्टेंट नंबर हो गया, और log x टू दी बेस e ये हमारा फंक्शन हो गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो इसका 1 अपॉन x होगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन जो होगा log x टू दी बेस 10 का डिफरेंशिएशन जो होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन x log 10 बेस e, ये होगा। अक्सर हम लोग 1 अपॉन x लिख करके चल देते हैं, गलत होता है। यहां ये भी देख लो, अभी बेस इंटरचेंज पढ़ाया, 1 अपॉन करके log 10 बेस e है, तो हम इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट log e बेस 10, log e टू दी बेस 10। बेस इंटरचेंज में क्या बताया, जब आर्गुमेंट और बेस दोनों इंटरचेंज करते हैं तो 1 अपॉन करके आ जाता है वैल्यू, तो 1 अपॉन करके दिया रहेगा तो हम चाहे तो इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। तो खैर ये था आज का लेक्चर लॉगरिदम पे बेस्ड, है ना, लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड लेक्चर था। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं कराऊंगा, क्योंकि लेक्चर जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल अभी आप इतना देखें, इतने लेक्चर को समझे, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज को समझे, और इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए सदैव तत्पर हाजिर हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत होने नहीं देंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम तोड़ भी देंगे तब भी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे क्यों, जो मेरा है वो मेरा है, सुनो ना, टेढ़ा है पर मेरा है। खैर ये सब जो है पॉइंट हम लोग देखते रहेंगे, चलते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस पे बेस्ड अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम्स का कलेक्शन लो लेवल से हाई लेवल तक लेकर के जाऊं। तब तक आज के लिए यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, नए प्रॉब्लम के साथ फोड़ने के लिए। जय हिंद।